हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 68, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप अच्छे से जानते हो, इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, इसलिए रेगुलर बेसिस पर फोकस के साथ फॉलो करते रहिएगा। आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस हफ्ते काफी सारे इंपोर्टेंट करंट इवेंट बने, इसलिए फोकस के साथ देखिएगा और नोट्स मेंटेन करते हुए जरूर चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज के एपिसोड के फर्स्ट करंट अफेयर से शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वे टू सक्सेस की जो दोनों ही जनरल अवेयरनेस की बुक्स हैं, उनका नया स्टॉक फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। फटाफट ऑर्डर प्लेस करके बुक को अपने घर पर अवेलेबल करा के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाइए और चेकआउट कर लीजिए। फाइनली बात करते हैं आज के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि आपके सामने है। शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना शुरू की। फ्रेंड्स, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वयस्क शिक्षा के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसको नाम दिया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा, भारत के अंदर काफी टाइम पहले से ही प्रौढ़ शिक्षा नीति चली हुई है, जिसके तहत भारत के अंदर जो एडल्ट है, जो वयस्क है, उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। और अब इस योजना के तहत जो प्रौढ़ शिक्षा नीति है, उसको केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी पहलुओं के साथ जोड़ने का काम ये नई न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम करने वाला है। सीधा सीधा मतलब है, जो भारत के अंदर वयस्क शिक्षा है ना, उसके अंदर और भी सुधार लाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये नई न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना शुरू की है। और ये शिक्षा मंत्रालय ने अगले 5 सालों के लिए की है, मतलब आने वाले 2022 से लेकर 2027 तक ये लागू रहने वाला है। और इसका जो टोटल बजट है वो लगभग 1037 करोड़ के आसपास रहने वाला है। तो अपने आप में बहुत यूनिक करंट इवेंट बन जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू की है या फिर लॉन्च की है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की है। समझ गए फ्रेंड्स? शिक्षा मंत्रालय की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल के भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि 7 जुलाई 2021 के बाद जो नया कैबिनेट अपडेट हुआ है, उसी टाइम पर इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिला था। एग्जाम में आजकल कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन करते हुए चला करें। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3री वर्षगांठ मनाई गई। सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है क्या। फ्रेंड्स, आज से 3 साल पहले 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के अंदर इंडिया गेट से 200 मीटर की दूरी पर ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह है क्या फ्रेंड्स, अब तक भारत के अंदर जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में, उनको याद करने के लिए ये स्मारक का उद्घाटन किया गया था। यानी कि पूरी तरीके से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे शहीद सैनिकों को समर्पित है। क्लियर है? इसके अंदर एक अमर जवान ज्योति भी प्रज्वलित होती है, और जो अब तक इंडिया गेट के ऊपर राष्ट्रीय जवान ज्योति जलती थी, वो भी अब इसी में ही विलय कर दिया गया है। यानी कि अब दोनों ज्योति यहीं पर जल रही है। क्लियर है? समझ गए? ये है क्या, प्रॉपर मैंने एड्रेस भी नीचे लिख दिया है। इसकी खास बात क्या है फ्रेंड्स, इस स्मारक के चारों ओर जो एक वॉल बनी हुई है, अब तक जितने भी भारत के अंदर सैनिक शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से शहीद हुए हैं, उन सभी के नाम यहां पर मेंशन है, साथ ही उनका बैज नंबर भी मेंशन है। लगभग 25,942 शहीद सैनिकों का नाम यहां पर मेंशन है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। तो 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन हुआ था, इसलिए 25 फरवरी 2022 को 3री वर्षगांठ इसकी मनाई गई। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात में भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा। आईआईटी के बारे में कौन नहीं जानता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के अंदर लगभग 23 आईआईटी हैं, 2015 तक 17 थे, और अब फाइनली भारत के बाहर
किसी दूसरे देश में भारत अपना पहला आईआईटी की स्थापना करने जा रहा है। और वो देश कौन सा है, यहां पर देखिए मैंने यहां पर लिखा है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारत का पहला आईआईटी होने वाला है। इसकी ऑफिशियली घोषणा हो चुकी है। फ्रेंड्स कुछ ही टाइम पहले भारत और यूएई के बीच में कुछ व्यापक आर्थिक समझौते साझेदारी हुई थी, जिसके तहत ये पहला कदम यानी कि ये पहला स्टेप लिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा कि भारत के बाहर आईआईटी की स्थापना कहां पर हो रही है, यूएई के अंदर होने जा रही है। भारत के अंदर अब तक अपने भारत के अंदर 23 आईआईटी यानी कि इंस्टीट्यूट है, जिसमें से सबसे पहला आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की और बाकी के आप यहां पर देख ही सकते हैं। कौन सा आईआईटी का फाउंडेशन कब हुई, किस स्टेट में है, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। साथ ही सीट्स कितनी है वो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है असम राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनसे बड़ी बड़ी नदियां होकर गुजरती हैं, और वो राज्य वहां पर उन नदियों के अंदर मतलब जो फेरी वगैरह है उनकी सर्विस चलाते हैं, यानी कि उनके थ्रू यात्री इधर से उधर जा सकते हैं। और असम राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया जिसने एक ऐसी नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत रात में भी जो फेरी वगैरह है, नौका वगैरह है, नाव है, वो अपना रास्ता खोज सकते हैं इस जीपीएस एप्लीकेशन के थ्रू। तो भाई असम राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, क्योंकि इसने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया जो कि नदियों में काम आएगा। असम के अंदर से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है और वहां पर बहुत सारी फेरी वगैरह चलती है, ऐसी नौका वगैरह चलती है जो कि नाइट में रास्ता खोजने में हेल्प करेगी। इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसे परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री कौन है असम के, हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है जापान ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की। लो भाई, अब तक आपने इलेक्ट्रिक ट्रेन या फिर मैग्नेटिक ट्रेन के बारे में सुना होगा, अब फाइनली हाइड्रोजन ट्रेन आ चुकी है और अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जापान ने लॉन्च की। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की, तो उसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, इसको नाम दिया गया है हाई बारी, इस ट्रेन को नाम दिया गया है हाई बारी। फिलहाल इसमें 2 ही कार्स मतलब 2 ही कोचेज हैं। इस ट्रेन की कीमत 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 4 बिलियन येन है, मतलब और में है। इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत किसने किया है, फिर हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च किया है, जापान ने। नेक्स्ट है आईआईटी रुड़की संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो वही आईआईटी रुड़की का अभी जिक्र हमने किया था, तो इसी ने ही किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिस एप्लीकेशन को नाम भी दिया गया है किसान। क्लियर है, किसानों को बहुत ज्यादा मदद करेगी, कृषि में मदद करेगी, साथ ही मौसम की जानकारी वगैरह लेने में मदद करेगी। नीचे मैंने लिख दिया है कि क्या क्या हेल्प किसानों को होगी, जिसके द्वारा किसानों को कृषि मौसम संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। क्लियर है, इस ऐप के जरिए एडवाइजरी, बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान केवल उस विशेष ब्लॉक के लिए प्रदर्शित किया जाएगा जिसे किसान द्वारा चुना गया है। यानी कि जिस ब्लॉक में किसान रहता है, फिर जिस ब्लॉक को किसान ने चुना है, क्षेत्र को चुना है, उसी क्षेत्र के बारे में या फिर जिस क्षेत्र में किसान की खेती है उसकी मौसम के पहले ही अनुमान बता देगा कि बारिश होने वाली है, फिर कैसा मौसम रहेगा और बाकी की सभी चीजें प्रोवाइड होने वाली है। सभी इंफॉर्मेशन एडवाइजरी किसानों को मिलने वाली है, तो काफी ज्यादा हेल्प किसानों को मिलेगी। ऐप का नाम है किसान, किसने लॉन्च किया, आईआईटी रुड़की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाल ही में दादासाहेब फाल्के जो अवार्ड है वो कहां पर आयोजित किया गया, तो पहला आंसर तो आपको यहीं से मिल जाता है, मुंबई में किया गया। 2022 का कहां पर किया गया, मुंबई में किया गया। और ये 68वां सेशन था, यानी कि 68वां दादासाहेब फाल्के का सेशन था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किस किस को दिया गया, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, वो भी आपको बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, आपको काफी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जो 51वां दादासाहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया
जो कि उस कैटेगरी में दिया जाता है, यानी कि जिस पर्सनैलिटी ने भारतीय सिनेमा में जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया हो, वो दिया गया था रजनीकांत जी को। 2019 का दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो कि 51वां था, वो रजनीकांत जी को हाल ही में दिया गया था दिल्ली के अंदर भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी द्वारा दिया गया था। क्लियर है? वो दिया जाता है उन पर्सनैलिटी को जो कि बॉलीवुड में या फिर भारतीय सिनेमा में जबरदस्त कंट्रीब्यूट देते हैं, और ये हर साल होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है। समझ गए? इसमें अंतर है। वो 2019 का दिया गया था, 2018 का अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और ये 2022 का है, 68वां है। क्लियर है? वो जो दिया जाता है वो NFA यानी कि नेशनल फिल्म जो अवार्ड होते हैं उसके तहत दिया जाता है, और वो 67वां था और ये 68वां है। तो इसके अंदर डिफरेंस है। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो भाई अवार्ड किस किस को दिया गया, और जो ये अवार्ड शो मतलब आयोजित किया गया मुंबई के अंदर 20 फरवरी को आयोजित किया गया था। अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं। पुष्पा जो फिल्म है अल्लू अर्जुन की, साउथ इंडियन मूवी, फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहिब फाल्के दिया गया इस कैटेगरी में, फिल्म ऑफ द ईयर की कैटेगरी में। साथ ही रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में दिया गया, 83 में बेस्ट अभिनय उन्होंने निभाया। कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया, मिमी जो इनकी हाल में मूवी आई थी। साथ ही शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। क्लियर है? ये 3-4 कैटेगरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, शेरशाह मूवी जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की थी वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में दिया गया। बाकी भी वेब सीरीज के भी जो अवार्ड वगैरह है वो भी मैंने लिख दिए, आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। नेक्स्ट है 15वें सीजन आईपीएल का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनली ऑफिशियली शेड्यूल जारी हो चुके हैं आईपीएल का, 15 मार्च से शुरू होने जा रहा है, और जो इसका फाइनल खेला जाएगा वो 29 मई 2022 को खेला जाएगा। यहां पर 2 बड़े शहरों में इसको इस बार आयोजित किया जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें मुंबई और पुणे में इस बार पूरा आईपीएल खेला जाएगा, जिसमें मुंबई में कुल 55 मैच होंगे, वहीं पर पुणे में लगभग 15 मैच होंगे, और लगभग 4 डिफरेंट स्टेडियम में ये मैच खेले जाएंगे, और इस बार शायद वहां पर दर्शकों की भी एंट्री होगी। और जो आईपीएल का 15वां सेशन 2022 में हो रहा है, इसको एक और नाम से जाना जा रहा है, जो कि टाटा आईपीएल है। टाटा आईपीएल 2022 इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्पॉन्सर किया है, मैंने लिखा है फॉर स्पॉन्सरशिप रीजन। इस बार टाटा ने इसको आईपीएल को स्पॉन्सर किया है, इसलिए इसको टाटा आईपीएल 2022 बोला जा रहा है। पहले वीवो आईपीएल था, एक बार पेप्सी आईपीएल था, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इस बार आईपीएल को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो भाई टाटा कर रहा है। आप देख सकते हैं हर जगह टाटा 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 है। और इस बार आईपीएल में 8 की जगह 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से 2 नई टीमें ऐड हुई है। लोगो भी देख लीजिए, एक हमारा लखनऊ सुपर जायंट्स ऐड हुई हैं, जिसके कैप्टन बनाए गए हैं केएल राहुल को, और एक हमारी अहमदाबाद की टीम है जो कि गुजरात टाइटन के नाम से जानी जा रही है, जिसका कैप्टन बनाया गया है किसको? हार्दिक पांड्या को। क्लियर है? वो उसका लोगो है। तो 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा भाई, आईपीएल से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, देख लीजिए। 15वां सेशन है आईपीएल का, 26 मार्च से शुरू हो रहा है, 20 मई 2022 को आखिरी मैच खेला जाएगा। टाटा आईपीएल इसको कहा जा रहा है क्योंकि स्पॉन्सर टाटा ने किया है। 15 मैच पुणे में खेले जाएंगे, 55 मैच मुंबई में खेले जाएंगे, 2 बड़े शहरों में। 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें से एक लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिसके कैप्टन कौन है? केएल राहुल है। साथ ही टाइटंस है, गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। तो 7-8 कंटीमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ताज महोत्सव, 20 मार्च से लेकर 29 मार्च 2022 को आयोजित 22 का आयोजन आगरा शहर में किया जाएगा। सबको पता है, अगर ताज महोत्सव के बारे में पूछा जाए, ताज जो कि आगरा में है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ताज महोत्सव हर साल ये एक 10 दिवसीय महोत्सव होता है, यानी कि 10 दिन तक मनाया जाता है। यह महोत्सव 20 मार्च से लेकर 29 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव हम इसको कह सकते हैं, जिसमें डिफरेंट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और संस्कृति 10 दिवसीय संस्कृति उत्सव है, जो कि सर्दियों और वसंत के बीच में आयोजित किया जाता है। हर बार इस
महोत्सव का एक थीम होता है। इस बार ताज महोत्सव का थीम क्या था, नोट करके चलिएगा, आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। नोट करिए, ताज महोत्सव का थीम इस बार क्या रहेगा, आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। क्लियर है, आपको पता है आजादी की 75वीं वर्षगांठ इस बार 15 अगस्त को मनाई जाएगी, तो इसीलिए अमृत महोत्सव इसको बोला जा रहा है इस बार। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेपाल भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश होगा। हाल ही में ऑफिशियली घोषणा हुई है, एनपीसीआई ने भी इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दिया है कि भारत के अलावा जो अदर देश है भारत के यूपीआई को अपनाने वाला वो देश बन गया। यानी कि अगर आप नेपाल वगैरह में घूमने जाओगे तो वहां पर आपको कैश एक्सचेंज वगैरह करेंसी एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी ठेली के ऊपर भी चाउमीन भी खा रहे हो तो वहां पर आप ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाओगे, क्योंकि वहां पर भारत का जो यूपीआई है वो एक्सेप्टेबल अब से होगा। और ऐसा करने वाला नेपाल पहला देश बन चुका है। एनपीसीआई के बारे में आप जानते होंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है एनपीसीआई उसको कंट्रोल करता है। और जो नेपाल में यूपीआई भारत का चला करेगा वो एनपीसीआई ने एनआईपीएल के साथ मिलकर किया है। एनआईपीएल है क्या, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ग्लोबली चलता है, एनपीसीआई इंडिया में चलता है। यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो कंट्रोल करता है वर्ल्ड की, उसके ऊपर निगरानी रखता है, वो नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है। और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि भारत की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है, निगरानी रखता है, वो एनपीसीआई है। समझ गए। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2031 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की। बहुत टाइम से न्यूज में भी ये छाया हुआ है। आपको पता है अमेरिका ने 1998 में अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। एग्जैक्ट डेट आपको बता दूं, 20 नवंबर 1998 में स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था। यानी कि जो अर्थ के बाहर एक स्पेस स्टेशन है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रहते हैं, जहां पर वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं। जब भी सैटेलाइट में प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो बाहर निकलते हैं और उसको क्योर करते हैं, यानी कि उसको ठीक वगैरह करते हैं। बाहर की जो सभी टेक्निकल गतिविधियां उसके ऊपर नजर रखने के लिए स्पेस स्टेशन में सभी उपकरण होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह वहां पर होते हैं। लेकिन अब फाइनली अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा ने उसको बंद करने की घोषणा कर दिया कि 2031 में हम उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। क्लियर है। और बंद करने में की जो प्रक्रिया होगी वो और भी इंटरेस्टिंग है। वो कैसे होगी, प्रशांत महासागर के बीच में एक जगह पड़ती है जिसको नाम दिया गया है पॉइंट निमो, जिसको एक और नाम से जानते हैं अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान। प्रशांत महासागर के बीच में एक जगह है पॉइंट निमो, जिसको नाम दिया गया है अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान। वहां पर इसको डुबाया जाएगा, यानी कि वहां पर इसको गिराया जाएगा। स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली इसको वहां पर गिराया जाएगा प्रशांत महासागर के बीच में, तब जाके वो बंद होगा। 2021 में नासा ने घोषणा कर दिया। तो साल के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने स्पेस स्टेशन कब लॉन्च किया था, 20 नवंबर 1998 में। नेक्स्ट है, भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया। कई बार आपको बता चुका हूं, अगर दो देशों की सेना, नौसेना, वायुसेना मिलकर एक्सरसाइज करती हैं या फिर अभ्यास करती हैं, उसका मतलब है कि आपस में तालमेल बैठाने के लिए वो एक्सरसाइज करती हैं। अगर एक दूसरे को आगे चलकर फ्यूचर में कुछ एक साथ करना पड़ जाए, किसी मिशन में किसी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन एक साथ करना पड़ जाए, तो उसकी प्रैक्टिस, उसका रिहर्सल एक तरीके से पहले करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एक्सरसाइज। तो फाइनली भारत और ओमान की जो वायुसेना है, इन्होंने एक एक्सरसाइज की है, अभ्यास किया है, जिसको नाम क्या दिया गया, ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम दिया गया। और यह अभ्यास कहां पर किया गया है, भारत के राजस्थान के अंदर जोधपुर वायु स्टेशन जो है वहां पर इस अभ्यास को किया गया है। 21 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक यह अभ्यास चला था। समझ गए। भारतीय वायुसेना और ओमान की जो वायुसेना है उसको बोला जाता है रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान। क्लियर है, समझ गए, इंटरेस्टिंग है। ये नाम याद रखिएगा, ईस्टर्न ब्रिज 6 अगर एग्जाम में पूछ ले जाए,
कि ईस्टर्न ब्रिज 6 कौन से दो देशों के बीच में हुआ, या फिर ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत की वायुसेना और कौन से देश की वायुसेना के बीच में अभ्यास किया गया? तो आंसर हो जाएगा ओमान। या फिर ये अगर पूछ ले जाए कि ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास किस जगह पर किया गया, तो जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर किया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए हील बाय इंडिया पहल की घोषणा की। सबसे पहले तो इस पहल का नाम रट लीजिए, हील बाय इंडिया, और इसमें एक वर्ड आया हुआ है हील। ये हील कौन सा है? यानी कि जब आप हील हो रहे हो, मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप पेशेंट हो, आप कहीं पर एडमिट हो और आप धीरे धीरे ठीक होते हो ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हील, कि आप हील हो रहे हो, आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हो। तो यहां पर ये कंप्लीटली मेडिकल से जुड़ा हुआ एक शब्द है, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ एक शब्द है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फाइनली जो ये पहल है हील बाय इंडिया, ये है क्या? वैसे तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो शैक्षणिक संस्थान है उनको बेहतर बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई। ये जो शैक्षणिक संस्थान है ना, ये मेडिकल शैक्षणिक संस्थान है, समझ गए? क्योंकि यहां पर हील आया हुआ है, और हील मैंने आपको बताया किस चीज से रिलेटेड है, मेडिकल सब से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। अब यहां पर समझिए इस पहल का उद्देश्य क्या है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेश में रोजगार के अवसर पैदा करना। यानी कि जिन लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई की है, या फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रशिक्षित है, उनको बाहर विदेशों में रोजगार प्रदान करने में हेल्प करेगी ये वाली परियोजना या फिर ये वाली पहल। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का मंथन करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देगी। ठीक है, शिक्षा को भी बढ़ावा देने वाली है, यानी कि जो शैक्षणिक संस्थान है उनको बेहतर बनाएगी, उनके अंदर शिक्षा को बढ़ावा देगी। समझ गए? हील बाय इंडिया है क्या? नेक्स्ट चलते हैं। संजीव सान्याल बने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य है। पूर्वकालिक का मतलब है कि भाई फुल टाइम, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि बात हो रही है नई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, नियुक्ति की बात हो रही है। तो भाई संजीव सान्याल, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हाल ही में इनको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम सदस्य बनाया गया या फिर नियुक्त किया गया है। संजीव सान्याल है कौन? यह आप देख सकते हैं, एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉपुलर हिस्टोरियन, यानी कि भारत के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, साथ ही एक अर्थशास्त्री हैं। ही इज करंटली अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। साथ ही प्रीवियसली ही वाज द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस फरवरी 2017, यानी कि 2017 तक ये इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। समझ गए? तो याद रखिएगा, संजीव सान्याल बने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के फुल टाइम मेंबर। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक योजना शुरू किया है, फिर एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है लाभार्थियों से रूबरू। यानी कि जो ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या थी? यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको आवास प्रोवाइड करवाना, साथ ही सबके लिए आवास योजना थी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जितने भी प्रधानमंत्री की आवास योजना थी, जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिला इन योजनाओं का, जिनको सरकार की तरफ से मदद मिली, आवास मिले, उनसे ग्राउंड लेवल पर उनसे रूबरू होगी सरकार, जिससे पारदर्शिता आएगी, जिससे पता चलेगा कि कितने लोगों को लाभ हुआ है इन योजनाओं का, या फिर कुछ ऐसे लोग बच गए जिनको प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाया। तो पूरी पारदर्शिता लाने के लिए जो ये योजना है आवास योजना, उनके लिए ये लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, याद रखिएगा। आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। एग्जाम में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लाभार्थियों से रूबरू पहल हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू की या फिर लॉन्च की?
आवास और शहरी मामलों के मंत्री। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से मंत्री ने शुरू की, तो हरदीप सिंह पुरी आप आंसर लगा के आ सकते हो, क्योंकि यही तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट चलते हैं और शायद आज का लास्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है। रूस और यूक्रेन के बीच क्या है विवाद? आपको पता है यूक्रेन और रूस का कन्फ्लिक्ट चला हुआ है। कन्फ्लिक्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यूक्रेन तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, केवल डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो अटैक वगैरह हो रहे हैं वो रूस की तरफ से हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला है क्या, छोटे से कुछ पॉइंट समझते हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और इधर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैप के ऊपर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हैं। रसिया आपको पता ही है, यहां पर ये बड़ा सा रसिया है, साथ ही ये पिंक कलर में आई होप आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा यहां पर यूक्रेन है जिसकी राजधानी कीव है, और इसके आसपास जो कंट्रीज पड़ती हैं वो जॉर्जिया है, साथ ही बेलारूस है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये कुछ कंट्रीज के आसपास पड़ती हैं। तो अब थोड़ा सा और मैप पे बढ़ते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला रसिया का पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है और यूक्रेन भी। मैप के ऊपर चले, कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू होता है, कैसे विवाद होता है। फ्रेंड्स, ये जो दो जगह आप देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर पड़ती है, एक ल्यूशांका ये व्हाइट डॉट के ऊपर, एक डोनेस्क, ये दो जगह यूक्रेन के अंदर पड़ती है। लेकिन काफी टाइम पहले से ही इनको एक तरीके से रसिया ऑक्यूपाइड बोला जाता है, यानी कि रसिया के कब्जे में, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो यूक्रेन है उनका अधिकार नहीं है पूरी तरीके से इनके ऊपर। और काफी टाइम पहले से ही या इन दोनों जगह की जो मतलब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यहां के लोगों ने खुद को एक स्वतंत्र अलग कंट्री, अलग देश बनाने के चक्कर में है, ये मतलब बनाना चाहते और खुल के जी रहे थे, अपना स्वतंत्र देश मान के चल रहे थे। ये दोनों जगह है। और कुछ टाइम पहले रसिया ने यहां के जो लोग हैं उनको मतलब रसिया की नेशनलिटी भी प्रोवाइड की और रसिया के पासपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड की, और हाल ही में कुछ ही टाइम पहले इनको स्वतंत्र घोषित कर दिया था एक अनाउंसमेंट के तहत न्यूज वगैरह में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। और फाइनली अब जो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि जो अब अटैक किए जा रहे हैं, गोला बारूद छोड़ा जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, वो ये वाला जो है ये पूरी तरीके से रसिया ने कब्जे में ले लिया है सबसे पहले। क्योंकि ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं ना, जहां पर भी रेड है, एक तरीके से रसिया फिलहाल के टाइम तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं यहां पर कब्जा ले चुका है। और जो रसिया का मतलब इंटेंशन है, वो जो कीव राजधानी पड़ती है यूक्रेन की, यहां पर जो आप देख रहे हैं कीव, इसको अपने कब्जे में लेने की फिराक में और पूरा यूक्रेन के ऊपर राज करना चाहता है, मतलब पूरे यूक्रेन के ऊपर अधिकार करना चाहता है फिलहाल। तो ये दोनों सबसे पहले अंडर में आई, यहां पर ये सब कुछ कवर कर लिया और फाइनली यहां तक पहुंच चुके हैं। और जितने भी मतलब जो डिफेंस सिस्टम है उनके नष्ट करने की कोशिश की है, स्पेशली उनके जो मिलिट्री सेंटर वगैरह है, ठीक है, जो एयरबेस वगैरह है, उनके ऊपर सबसे पहले अटैक किए हैं रसिया की तरफ से। और आजकल ज्यादातर रसिया के लोग भी या फिर जो भी न्यूज वगैरह में आप देख रहे होंगे, व्लादिमीर पुतिन को ही बोला जा रहा है कि आज का हिटलर व्लादिमीर पुतिन को बोला जा रहा है। तो ये सब कुछ फिलहाल पूरा केस चल रहा है। इन दोनों जगह से ये स्टार्ट हुआ था, ल्यूशांक और साथ ही डोनेस्क, ठीक है, इन दोनों जगह से, जो कि अपने आप को स्वतंत्र मान के चल रहे थे यहां के लोग। इनके ऊपर पहले से ही यूक्रेन का अधिकार नहीं था, इन दोनों जगह के ऊपर इन्होंने खुद को फ्री स्टेट घोषित कर रखा था एक तरीके से, समझ गए। इनको रसिया ऑक्यूपाइड माना जाता है काफी टाइम से ही। तो ये पूरा फिलहाल चला हुआ है। ये आप एक और देख सकते हैं कहां कहां तक जो रसिया के सोल्जर वगैरह है वो पहुंच चुके हैं। और एक और टर्म आजकल आप न्यूज में बहुत ज्यादा देख रहे हो, नेटो। नेटो के बारे में आप देख रहे होंगे नेटो ने सपोर्ट नहीं किया यूक्रेन को, यूक्रेन ने हेल्प मांगी थी। अब नेटो है क्या? नेटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नेटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एलियंस है, यानी कि डिफरेंट देशों की जो गवर्नमेंट है एक मिलिट्री संगठन है, ठीक है, एक सैन्य संगठन है डिफरेंट देशों का।
जिसमें लगभग 28 यूरोपियन कंट्री और साथ ही 2 नॉर्थ अमेरिकी कंट्रीज हैं। नेटो का जो गठन हुआ था वो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, नॉर्वे और भी कनाडा वगैरह काफी सारे देशों ने मिलकर इसका गठन किया था। ठीक है, फाउंडेड वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट इसको स्पेशली माना जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर फिलहाल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हिंदी में जान लेते हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मिलिट्री अलियंस है, जिसे साल 1949 में यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जिसका गठन किया गया था। 1949 में अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश, साथ ही 27 यूरोपीय देश और 1 यूरोपियन देश है। नाटो की स्थापना के समय मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा को रोकना था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसका गठन किया गया था। नाटो का उद्देश्य 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करना है। यानी कि अगर जो सदस्य देश हैं इसके फिलहाल उनको जरूरत पड़ती है सैन्य पावर की, उनको जरूरत पड़ती है मिलिट्री की, तो नेटो उनको प्रोवाइड करेगा, उनको हेल्प करेगा। ठीक है, यानी कि जो मिलिट्री पावर है उनको देगा वो। लेकिन फिलहाल नेटो नहीं दे पा रहा है यूक्रेन को, लेकिन नेटो ने यूक्रेन की हेल्प की है, यानी कि एडवांस हथियार वगैरह प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को। तो ये पूरा फंडा है नेटो का। तो नेटो एक सैन्य अभ्यास है, एक गवर्नमेंटल जो ग्लोबल पूरा इंटर गवर्नमेंटल सैन्य गठबंधन इसको कहेंगे, मिलिट्री एलियंस हम इसको कहेंगे। क्लियर है? तो यही फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो आप न्यूज वगैरह में देख रहे हो, डायरेक्टली ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कितने सैनिक मार गिराए रशिया ने यूक्रेन के, तो उसके ऊपर हम बात डेफिनेटली नहीं करेंगे। वीडियोस वगैरह आप देख लीजिएगा, जो 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। और फिलहाल ये ट्रेंडिंग में ऑब्वियसली चला हुआ है। आपको पता है काफी सारे सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के, काफी सारे सिविलियन भी मारे जा चुके हैं, क्योंकि बमबारी हो रही है, मिसाइल वगैरह छोड़ी जा रही है, रॉकेट वगैरह छोड़े जा रहे हैं। तो इसमें काफी सारा नुकसान हो चुका है यूक्रेन का। और यूक्रेन केवल डिफेंस कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोला था, 2-3 अनाउंसमेंट किया, मोटिवेट किया है जनता को कि हम केवल डिफेंस करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई भी अटैक वगैरह नहीं करेंगे। और बाकी रशिया की जो जनता है वो पुतिन के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही है सड़क के ऊपर, जहां पर पुतिन ने गुस्से में आके काफी सारे सिविलियन को जेल में भी डाल दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ नारेबाजी करना वहां पर सख्त मना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी यही था। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर लीजिएगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।